नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह के भाग 1 के पाठ गलता लोहा के बारे में पढ़ेंगे और इसकी जो रचनाकार है वो है शेखर जोशी जी। और अपनी इस कहानी के माध्यम से शेखर जी ने समाज के जातिगत विभाजन है उस पर कई तरीकों से जो है अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की है। इसी पाठ को हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से जातिगत भेदभाव को इस पाठ में यहाँ दर्शाया गया है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यही कहूँगी, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए पूरा ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और अंत में हम पाठ के प्रश्न उत्तरों की भी चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के पाठ की ओर बढ़ते हैं। गलता लोहा, जिसका जो व्याख्या है कुछ इस प्रकार है। यह कहानी लेखन के अर्थ में अर्थ की गहराई को दर्शाती है। इस पूरी कहानी में लेखक की कोई मुखर टिप्पणी नहीं है, यानी डायरेक्टली उन्होंने किसी तरह का कोई कटाक्ष नहीं किया है। सिर्फ इस कहानी के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को यहाँ प्रस्तुत किया है। इसमें एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन की परिस्थितियों को उजागर किया है कि किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातिगत अभिमान जो है बेमानी हो जाता है। यानी यहाँ मोहन की कहानी को, इस पूरा पार्ट जो है मोहन के आसपास घूमता है। इस कहानी का प्रमुख पात्र भी हम उसे कह सकते हैं, जो एक ब्राह्मण है, काफी होशियार मेधावी छात्र है। लेकिन मेधावी बालक होने के बावजूद भी परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है, सिचुएशन कुछ ऐसी होती है जिनके चलते जो जातिगत भेदभाव है वो भी बेमानी सी प्रतीत होती है। जातिगत भेदभाव यहाँ पर उन चीज़ों को कहा गया है कि हमारे समाज में कुछ नियम जो है बने बनाए हैं, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं या आप सुनते आ रहे हैं कि अगर एक फॉर एग्जांपल हम एक उदाहरण के लेके चलते हैं, जैसे ब्राह्मण है तो वो पूजा पाठ ही करेंगे, या वो कोई कसाई है तो, या कोई लुहार है तो वो उसी का काम करेंगे। तो उसी तरह से जो मोहन है ब्राह्मण है, और आगे आप स्टोरी पढ़ोगे, आप कहानी को सुनोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि किस जातिगत भेदभाव की यहाँ पर बात हो रही है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। यानी हमारी एक मेंटालिटी और हमारे समाज में भी ये निश्चित है कि अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही बनेगा, वो भी पूजा पाठ ही करेगा, वो भी पंडित ही बनेगा। लेकिन सामाजिक विधि निषेधों, यानी समाज में जो विधियों के जो निषेध बनाए गए हैं कि किसको क्या काम नहीं करना है, उनको भी वो नहीं मानता और उसको ताक पर रख कर धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ वहाँ पे जाके बैठता ही नहीं, क्योंकि उस समय या आज के समय में भी ऐसे नियम है कि वो उसके वहाँ पर जाकर बैठ नहीं सकता। अगर कोई लोहार के पास काम कराने गया है, वो सिर्फ अपना काम कराएगा और आ जाएगा, लेकिन वो उसके ऑफर पर बैठता ही नहीं, बल्कि उसके काम में अपनी कुशलता भी दिखाता है। यानी जो लोहार का काम लोहार कर सकता है, वो एक ब्राह्मण होकर यहाँ पर मोहन करके दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे को प्रस्तावित करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो। यानी यहाँ पर एक मेंटालिटी, जैसे मैं बात कर रही हूँ, मानसिकता हमारी डिसाइडेड है कि जो जाति के आधार पर भेदभाव किए जाते हैं, कि झूठा भाईचारा है कि वो ब्राह्मण है तो उसका पुत्र भी ब्राह्मण बनेगा, या उसकी आगे आने वाली पीढ़ी भी ब्राह्मण ही होगी, यानी पंडित का काम ही वो करेंगे। तो वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, वो मेहनत करना चाहता है और सच्चा भाईचारा उसी में मानता है जो मेहनत करता है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो लोहा है वो गलकर नया आकार ले रहा हो। नया आकार यानी जो लोहा है उसकी जो क्वालिटी है सिर्फ वही नहीं, जो उसने रूप रंग ले रखा वही नहीं, अब वो पिघल रहा है और नई शेप वो ले रहा है। साथ मोहन के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि अगर वो ब्राह्मण का पुत्र है तो वो पंडित का काम नहीं बल्कि कुछ और कर रहा है, अपने जातिगत काम के आधार पर वो नहीं है। मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहिती की, यानी जो मोहन के पिता है उन्होंने आजीवन जो है पंडिताई की। अब वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं होता, और अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, और उनसे इस उम्र में सभी कठिन पूजा पाठ और ये सब व्रत उपवास नहीं होते। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रूढ़ी पाठ करने जाना था, परंतु तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से वो नहीं जा पाए। अब जैसा कि हमने जाना कि जो मोहन के पिता थे उनको पाठ करने जाना था, लेकिन अपनी वृद्धावस्था के कारण और अपने स्वास्थ्य के स्वस्थ न होने के कारण
वो नहीं जा सके और मोहन जो था उनका जो मतलब था वो समझ गया था, लेकिन पिता का अनुष्ठान कर पाने में वह कुशल नहीं है। यानी वो अगर ब्राह्मण है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको भी ये सब पंडिताई आती हो, और वो इन कामों में कुशल नहीं था। पिता का भार हल्का करने के लिए वे खेती की ओर चला। लेकिन जो हँसुए की धार थी वो कुद हो चुकी थी, कुद यानी वो मोटी हो चुकी थी, उसकी शार्पनेस कम हो गई थी, जो उसका खेती करने वाला हथियार था, और उसे अपने दोस्त धनराम की याद आई, और इसको वापस शार्पनेस देने के लिए, उसको वापस धारदार करने के लिए उसे अपने जो लोहार दोस्त था धनराम की याद आई। वह धनराम लोहार की दुकान पर धार लगवाने पहुंचा। अब ये जो कहानी है ये पास्ट प्रेजेंट में चल रही है। अभी तक ये प्रेजेंट की स्टोरी थी। अब जब वो अपने मित्र धनराम के यहाँ पहुंचेगा तो स्टोरी जो है हमारी जो है भूतकाल की ओर चली जाएगी। यानी वो अपने जो पुराने पास्ट थे उसको याद करेंगे, और वो यादें किस प्रकार की है हम देखते हैं। धनराम उसका सहपाठी था, यानी अब ये उसका पास्ट शुरू हो चुका है। जो धनराम था वो मोहन का स्कूल मित्र था, स्कूल में उसके साथ पढ़ता था, क्लासमेट था। दोनों बचपन की यादों में खो जाते हैं। मोहन ने मास्टर त्रिलोकी सिंह के बारे में पूछा। धनराम ने बताया कि वह पिछले साल ही गुजरे थे। देखिए छात्रों, ये चैप्टर अब बहुत मुश्किल नहीं है, नॉर्मल सी स्टोरी चल रही है, और स्टोरी के आधार पर जो यहाँ लेखक है उन्होंने शेखर जोशी जी ने यहाँ पर जातिगत भेदभाव की ओर इशारा किया है कि जो जातिगत भेदभाव है किस तरीके से होता है कि ऊंची जात का है तो ऊंचे ही काम करेगा, निम्न जाति का है तो निम्न वर्ग के ही वो काम करेगा, ये डिसाइडेड कर लिया गया है। अगर कोई निम्न जात का व्यक्ति ऊंचे जात के काम करने लगे तो लोग उसे परेशान करने लगते हैं, उसको जीने नहीं देते। तो उसी प्रकार एक ऊंची जाति का लड़का यहाँ पे अब निम्न जाति के लोहारी का काम कर रहा है, तो उसको भी ये सारी प्रपंचना, ये सारे ताने सुनने पड़ रहे हैं। तो उसी पर ये स्टोरी है, और स्टोरी नॉर्मल सी चल रही है। अब जो हम पास्ट की स्टोरी की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें जो मोहन था उसने अपने स्कूल मास्टर त्रिलोकी सिंह के बारे में धनराम से पूछा। तो धनराम ने बताया कि वह पिछले साल ही उनकी डेथ हो गई। दोनों हंस हंस कर उनकी बातें करने लगे, यानी उनकी डेथ पे नहीं हंस रहे वो, उनको अपनी पुरानी जो यादें वो ताज़ा हो गई, और उनको सोच सोच कर उनके बारे में बात करके वो दोनों हंस रहे हैं। अब यहाँ पे मोहन के बारे में बात की जा रही है कि जो मोहन था वो पढ़ाई और गायन में बहुत अच्छा था। वह मास्टर का फेवरेट था और उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर भी बना रखा था। वह उसे कमज़ोर बच्चों को दंड देने का भी अधिकार देते थे। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली समझ रहे हैं। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे, यानी जो धनराम था उसने भी मोहन से डंडे खाए थे। चाहता तो वो भी उससे चिढ़ सकता था, क्योंकि वो एक तो उससे ऊंची जाति का था, प्लस मॉनिटर भी उसे बना रखा था, तो एक तरीके से छात्रों के मन में भी भेदभाव आ सकता था। और जो धनराम था उसने भी मोहन से डंडे खाए थे टीचर के कहने पर। धनराम उसके प्रति स्नेह व आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बैठा दी गई थी। और जो धनराम था वो भी जो था मोहन के प्रति स्नेह भी रखता था, एक अटैचमेंट भी थी, और आदर भाव भी रखता था, वो उसकी रिस्पेक्ट भी करता था। और क्योंकि ये सब इसी वजह से था क्योंकि शुरू से ही एक मानसिकता उनके दिमाग में डिसाइड कर चुके थे वो लोग कि जो वो मोहन है ब्राह्मण है, या मोहन ही नहीं, कि वो ब्राह्मण जात का है तो वो सुपीरियर है, वो कुछ भी कर सकता है। और वो एक स्नेह तो रखता ही था, साथ ही साथ वो इसके इस जातिगत आधार पर भी उसके साथ काफी अपने आप को हीन समझता था। अब जो धनराम था उसने अपने आप को कभी मोहन का प्रतिद्वंदी समझा ही नहीं। वो यही कारण था क्योंकि जो धन मोहन था वो ब्राह्मण जाति का था, और जो धनराम था वो लोहार जाति का था, नीच जाति का था। तो वो अपने आप को उसके लायक ही नहीं समझता था, वो अपने आप को उसके काबिल ही नहीं समझता था कि वो अपने आप को उसके कॉम्पिटिटर समझ ही पाता। ये समाज में पहले से ही माता पिता द्वारा भी बच्चों के मन में ये बात बैठा दी जाती थी। धनराव गांव के खेतीहर ये मजदूर परिवार के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया, और जिस तरीके से और निम्न जाति के लोगों के बच्चे तीसरी क्लास तक ही पढ़ पाए, उसी प्रकार जो धनराम था वो भी सिर्फ थर्ड क्लास तक ही पढ़ पाया। मास्टर जी उसका विशेष ध्यान रखते थे। धनराम को तेरा का पहाड़ा कभी याद नहीं हुआ, इसकी वजह से उसकी बहुत पिटाई होती थी।
मास्टर जी का नियम था कि सज़ा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। यानी जो मास्टर जी थे त्रिलोकी सिंह जी, उनका ये था कि जिस बच्चे को जो पनिशमेंट देनी है उसके लिए वो पनिशमेंट खुद डिसाइड करेगा। फॉर उसके लिए वो खुद इंतज़ाम करेगा। अगर किसी को डंडे से मारना है तो कि प डंडा बच्चा खुद अरेंज करेगा या मोटा डंडा, पतला डंडा, तो जो भी सज़ा पनिशमेंट जिस भी तरीके के बच्चे को मिलती थी वो खुद ही अपने लिए पनिशमेंट डिसाइड करता था। धनराम डर या मंदबुद्धि होने के कारण 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया। और जो धनराम था, एक तो उसके अंदर डर बिठा हुआ था कि हम निम्न जाति के हैं या किसी भी तरह का, प्लस या मंदबुद्धि कुछ कहा नहीं जा सकता कन्फर्म। हो सकता है वो काफ़ी काबिल छात्र हो, लेकिन ये जो बंधी-बनाई रूढ़ियों की वजह से उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस था वो ख़त्म हो गया हो, या हो सकता है कि वो मंदबुद्धि भी हो, तो कभी भी वो 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया। मास्टर जी ने व्यंग्य भी उसके ऊपर किया, "तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कब लगेगा इसमें?" यानी उन्होंने टोन मारा कि मतलब उसके पिता जो थे लोहार थे और वो भी लोहार जाति का था, तो वो कह रहा है कि तेरे दिमाग में, जैसे कहते हैं ना, तेरा दिमाग में तो लोहा है और इसमें कब पता नहीं कब विद्या का ताप लगेगा, तो वो उसको टोन करके ऐसे सुना रहे थे। और इतना कहकर उन्होंने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। और वो पहाड़ा नहीं सुना पाया, उसको टोन भी मारा, व्यंग्य भी किया उसकी जातिगत आधार पे कि तुम लोहार हो तो तुम्हारे दिमाग में लोहा ही भरा है और तुम्हारे दिमाग में कभी, मुझे नहीं लगता, विद्या का ताप लगेगा भी, यानी तुम कभी एजुकेटेड हो भी पाओगे या नहीं। और अपने थैले में से, जो अपने बैग था, उसमें से 5-6 दरातियाँ उसने, मतलब जो हथियार थे उनमें जो थी शार्पनेस लगाने के लिए, उसको धारदार बनाने के लिए दे दी। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखा दी। विद्या सीखने के दौरान मास्टर त्रिलोकी सिंह उसे अपनी पसंद का बैंत चुनने की छूट देते थे, परंतु गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। अब जो गंगाराम यहाँ नाम आया, गंगाराम यहाँ पर धनराम है, उनके पिता का नाम है। एक दिन गंगाराम जो है अचानक चल बसे, यानी जो धनराम के पिता हैं उनकी मृत्यु हो गई और धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। यानी डिसाइडेड था कि पिता का जो ये लोहे का काम है वो धनराम ही संभालेगा, और बड़ी ही सरलता से उसने किसी तरह की कोई चूचा ना करने की, उसने पिता के मरने के बाद अपने पिता के कार्य को संभाला। इधर मोहन ने छात्रवृत्ति पाई, और जो अब यहाँ मोहन की ओर आते हैं, जो मोहन था वो पढ़ाई में और गायन वादन में तो अच्छा था ही, और इस वजह से, पढ़ाई की वजह से उसको छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप मिली अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए। इससे उसके पिता बंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। यानी जब बच्चे ने स्कॉलरशिप पाई तो पिता ने काफ़ी सपने संजोए और उन्होंने उसे एक बड़ा आदमी बनाने के लिए सपने देखने शुरू कर दिए। पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। पैतृक धंधा क्या था? यानी जो उनके पित पुराने पिता दादाओं के समय से जो काम चलता आ रहा था वो क्या था? पंडिताई का काम। उससे वो निराश हो चुके थे क्योंकि उसमें इतना इनकम नहीं हो पाती थी कि वो अपने परिवार का पूरा पेट भर सके। अतः उन्होंने गाँव से 4 मील दूर स्कूल में उसे भेज दिया। 4 मील दूर क्यों? क्योंकि वो स्कूल और भी ज़्यादा एजुकेशन के मामले में अच्छा था। और शाम को थका-माँदा मोहन घर लौटता तो पिता पुराण कथाओं से उसे उत्साहित करने की कोशिश करते थे। और जब वो मोहन था स्कूल से थका हारा घर लौटता था, तो जो पंडित थे, जो वंशीधर उनके पिता थे, उनको वेदों का, पुराणों का, कथाओं का पाठ करके उसको एक्साइटेड करने की कोशिश करते थे। वर्षा के दिनों में मोहन नदी पार गांव के यजमान के घर रहता था। यानी जब बारिश, 4 मील स्कूल जो था दूर था, बारिश की वजह से काफ़ी आने-जाने में उसे दिक्कत होती थी, तो उन दिनों में जो गाँव में ही कोई उनके रिश्तेदार रहा करते थे, तो मोहन उन दिनों में वहीं रहा करता था। एक दिन नदी में पानी भर गया और भरा हुआ था तथा मोहन घसियारों के साथ नदी पार घर आ गया। मोहन ने सोचा ये लोग जा रहे हैं तो मैं भी इनके साथ नदी क्रॉस कर लेता हूँ, और पहाड़ों पर भारी वर्षा के कारण अचानक नदी में पानी बढ़ गया। किसी तरह से वह घर पहुंचे और इस घटना के बाद वंशीधर घर आ गए और फिर मोहन को स्कूल नहीं भेजा। यानी वो 4 मील दूर स्कूल उन्होंने उसको नहीं भेजा क्योंकि वो अपने बेटे को इस तरीके से डेली अप डाउन करते हुए और उसकी जान का खतरा देकर उसको स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। यानी वो एक तरफ उसे बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, परंतु वो उसकी जान के साथ भी नहीं खेलना चाहते थे। और उन्हीं दिनों बिरादरी का, यानी एक ब्राह्मण जाति का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश लखनऊ से गांव आया हुआ था।
उससे वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की, तो वह उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने को तैयार हो गया। उसके घर में एक प्राणी बढ़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता और उस लड़के के घर में अगर एक व्यक्ति और ऐड हो जाए, एक मेंबर और जुड़ जाए, तो उस लड़के को कोई अंतर नहीं पड़ता। वंशीधर को रमेश के रूप में भगवान मिल गया और जो वंशीधर था वो उसने काफ़ी सपने संजो लिए कि मेरा बेटा अब शहर जाएगा, शहर में जाके पढ़ाई-लिखाई करेगा और उसने काफ़ी जो उम्मीदें थी उसके साथ लगा ली और रमेश को उन्होंने भगवान का रूप समझा। मोहन रमेश के साथ लखनऊ चला गया। यहाँ से ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। यानी यहाँ हमें पता चलेगा कि मोहन के साथ क्या-क्या हुआ। अब क्या हुआ कि घर की महिलाओं के साथ-साथ उसने गली की सभी औरतों के घर काम करना शुरू कर दिया। यानी जो घर की महिलाएँ थी, जहाँ वो रह रहा था लखनऊ में, जो घर की लेडीज़ थी वो उसको पढ़ाई-लिखाई तो वो करता ही था, साथ ही साथ उसको घर के बहुत से छोटे-मोटे काम भी करवा लिया करती थी। बाहर का सामान ये ले आओ, वो ले आओ, तो घर की लेडीज़ें तो करा ही रही थी, जो महिलाएँ थी, साथ ही साथ पड़ोसनें, गली-मोहल्ले की औरतें भी उससे बहुत से काम कराने लग गईं। तो रमेश वहाँ एक बड़ा बाबू था और वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था और जो रमेश था वो मोहन को एक नौकर से ज़्यादा और कुछ नहीं समझता था। मोहन भी ये बात अच्छी तरीके से समझ गया था और कह सुनकर उसे समीप के सामान्य स्कूल में दाखिल करा दिया गया। अब मोहन ने भी उनसे कहा होगा और कि मैं यहाँ मतलब कुछ बात हुई होगी, आर्ग्यूमेंट हुई होगी और कह सुनने के बाद सामान्य स्कूल में वहाँ नॉर्मल से स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया गया। कामों के बोझ व नए वातावरण के कारण वह अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। जो मोहन था, इतना ज़्यादा उसे काम कराया जाता था कि वो पढ़ाई पे फ़ोकस नहीं कर पाया और गर्मी की छुट्टी में भी उसे अपने घर जाने नहीं दिया जाता था। जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तब भी मोहन को उसके घर नहीं जाने दिया जाता था और जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गाँव जा रहा होता था, तभी उसको जाने दिया जाता था और उसे अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर रोक लिया गाँव जाने से रोक लिया जाता था। अगले दर्जे की तैयारी यानी गर्मियों की छुट्टियों में उसको गाँव नहीं जाने दिया जाता था और बहुत ज़्यादा अगर वो इंसिस्ट करता था तो ज़्यादातर उसको कहा जाता था, अब तुम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने वाले हो तो तुम्हें अगली कक्षा की अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इस वजह से उसको उसके घर भी नहीं जाने दिया जाता था। यानी वो उसको काटना चाह रहे थे उसके परिवार से। क्योंकि एक तरीके से फ्री फंड का उनको नौकर मिला हुआ था और वो यहाँ से चला जाएगा तो अपने घर वालों को सारी बातें बता देगा और वो उसको वापस यहाँ नहीं भेजेंगे, तो इसलिए उसको अब उसके घर भी नहीं जाने दिया जाता था। अब जो मोहन था उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल चुका था। वह घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। यानी 8वीं कक्षा तक उन्होंने उसको पढ़ा दिया था और इसके आगे पढ़ाने के लिए जो रमेश का परिवार था, वो बिल्कुल भी उसे आगे पढ़ाना नहीं चाहते थे। बेरोज़गारी का तर्क देकर उसे तकनीकी स्कूल में दाखिला करा दिया गया और उसको बेरोज़गारी का तर्क देके कि तुम पढ़ाई-लिखाई करके क्या करोगे? तुम्हें कोई टेक्निकल काम आना चाहिए, तुम्हें कुछ लाइक लोहार-वोल्हार टाइप्स कोई काम आना चाहिए ताकि तुम आगे कमा सको और उसको तकनीकी स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। वह पहले की तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष के बाद उसे कारखानों के चक्कर काटने पड़े। इधर वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफ़सर बनने की उम्मीद थी। जब उसे वास्तविकता का पता चला तो उसे बहुत ज़्यादा दुःख पहुँचा क्योंकि वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा बच्चा शहर में रहता है, कुछ बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन शहर में तो उससे घर के काम कराए जाते थे, महिलाएँ उसे घर के बाहर के बाज़ार के काम करवाया करती थी, जिसकी वज़ह से वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाया और जब इन सभी असलियत के बारे में वंशीधर को पता चला तो उनको बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ, दुःख हुआ। उसको तकनीकी स्कूल का हवाला देकर उसको इस साथ की फैक्ट्री में जैसे मैंने बताया ही था कि उसको वहाँ करवा दिया गया और धनराम ने भी उससे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। धनराम ने उन्हें यही काम कहा। मोहन बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था और धनराम ने को भी लगा कि मोहन जो है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है और वो भी बहुत उसकी प्रशंसा करने लगा। इस तरह मोहन और धनराम जीवन के कई प्रसंगों पर यानी अभी तक पास्ट में स्टोरी चल रही थी, अब वापस से प्रेज़ेंट में आ गई है और वो दोनों बातें साथ बैठकर जीवन के कई प्रसंगों पर बातें करने लगे। धनराम ने हँसुए के फ़ॉल को बैग से निकाल कर तपाया, फिर उसे धार लगा दी और जो धनराम था उसने उसके हँसुए पे धार लगा दी। आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों को शिल्पलार के टोलों में उठना-बैठना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो मोहन था वो ब्राह्मण
कुल का था और जो धनराम था वो शिल्पकार यानी निम्न जाति का था। तो ऊँचे कुल के लोगों को नीचे कुल के लोगों के साथ उठना-बैठना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पर जो मोहन था वो बैठा हुआ था और अगर किसी ऊँची जात को निम्न जाति के पास जाना होता तो वो वहाँ बैठते नहीं थे, खड़े-खड़े ही जो बातचीत थी वो खड़े-खड़े ही सारे काम निपटा लिए करते थे। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था, लेकिन जो मोहन था वो तो वहाँ बैठा था और साथ ही साथ धनराम के साथ वो काम भी कर रहा था। यानी कि ऊँची जाति का एक ब्राह्मण कुल का व्यक्ति इस तरह के निम्न जाति के लोगों के काम कर रहा है और उसको उन कामों में वो कुशल भी है, तो ये काफ़ी आश्चर्यजनक बात थी। मोहन धनराम की कार्यशाला में बैठकर उसके काम को देखने लगा। धनराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं पा रही थी और लोहा जो था वो भी ठीक ढंग से नहीं मुड़ पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया। नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते-पीटते गोले के रूप में दे दिया और मोहन के काम में सुफुर्ती को देखकर जो धनराम था वो भी अवाक रह गया। यानी जो मोहन था उसने भी धनराम से झूठ बोला और जब धनराम ने उसके काम करने के तरीकों को देखा और किस तरीके से किस क्लैरिटी के साथ मतलब स्फूर्ति के साथ वो काम कर रहा है, तो जो धनराम था वो भी आश्चर्यचकित रह गया कि एक ब्राह्मण कुल का व्यक्ति लोहार के यहाँ बैठ के लोहारी का काम कर रहा है। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर जो था बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। धनराम के संकोच, धर्म संकट से उदासी, मोहन लोहे के छल्ले की गोलाई की जांच कर रहा था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। सर्जक यानी एक रचनाकार की चमक थी। जो मोहन था उसकी आंखों में एक रचनाकार की चमक थी। यानी जो धनराम था उसको अभी तक यही लग रहा था जो मोहन है वो एक बड़ा व्यक्ति बन चुका है और उसने उसकी इस कार्यकुशलता को देखा तो उसके आंखों में एक मेहनत कश की, एक श्रम की जो चमक थी वो साफ झलक दिखाई दे रही थी। तो इस तरीके से छात्रों यहाँ पे ये जो पाठ है समाप्त होता है। देख ही चुके हैं कि किस तरीके से इस पाठ में यही दर्शाया गया है कि हमारे जो काम है वो डिसाइडेड है। जिसके पिता, जैसे हम एक फैमिली बिजनेस पे जिसे कह देते हैं कि अगर कोई मोची है तो मोची का बेटा मोची बनेगा और कई मूवीज में भी राजा का बेटा राजा ही बनेगा। ठीक है, तो डिसाइडेड कर दिया गया है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने सुपर 30 देखी होगी कि उसमें एक डायलॉग था कि ये तो गरीब है, ये एजुकेटेड नहीं हो सकते, ये शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार इनको नहीं है। ठीक है, तो ये अमीरों की एजुकेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी उसी चीज़ को यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में जो शेखर जोशी जी हैं उन्होंने उसको यहाँ पर दिखाया है। तो अब हम बिना किसी देरी के प्रश्नोत्तरों पे चर्चा कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र है। जिस समय धनराम तेहरा का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने जवाब के चाबुक लगाते हुए कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। यह सच है कि किताबों की विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। उन्होंने बचपन में ही अपने पुत्रों को धोकने फूकने और सान लगाने के कामों में लगा दिया था। वह उसे धीरे धीरे हथौड़े से लेकर गन चलाने की विद्या सिखाने लगे। उपयुक्त प्रसंग में किताबों की विद्या और गन चलाने की विद्या का जो है यहाँ पर जिक्र हुआ है। प्रश्न 2 है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। देखिए छात्रों, मैं हमेशा कहती हूँ पाठ की समरी क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई प्रश्न घुमा के आ जाए, बड़ी सरलता से उत्तर दे सकते हैं और कैसे भी फॉर्म में आ जाए, चाहे वन वर्ड में आ जाए, चाहे ऑप्शनल आ जाए, चाहे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स आ जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस होना ज़रूरी है। तो आप बड़ी ही इजीली उनके आंसर दे सकते हैं। तो जैसा प्रश्न 2 है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, जैसा कि हम जान ही चुके हैं क्योंकि जो धनराम था वो स्वयं को नीची जाति का समझता था। यह बात बचपन से उसके मन में जो थी बैठा दी गई थी। मोहन कक्षा का सबसे होशियार लड़का था। वह हर प्रश्न का उत्तर देता था। उसे मास्टर जी ने पूरी पाठशाला का मॉनिटर बना रखा था। वह अच्छा गाता था। मास्टर जी को लगता था कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनकर स्कूल तथा उसका नाम रोशन करेगा। लेकिन कहानी के अंत में हम समझ ही चुके हैं कि परिस्थितियों के अनुसार वो नहीं लगता था, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया। प्रश्न 3 है, धनराम मोहन को किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। यानी जो धनराम था मोहन के किस
व्यवहार पर आश्चर्य हुआ था और वो क्यों, ये लास्ट के इंसिडेंट में हम पढ़ चुके हैं कि मोहन ब्राह्मण जाति का था और गांव के ब्राह्मण शिल्पकारों के यहाँ उठते बैठते नहीं थे। यहाँ तक कि उन्हें बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन धनराम की दुकान पर काम खत्म होने के बाद भी काफी देर बैठा रहा। इस बात पर धनराम को हैरानी हुई। उसे अधिक हैरानी तब हुई जब मोहन ने उसके हाथ से हथौड़ा लेकर लोहे पर नपी तुली चोटें मारी और धौंकनी फूकते भट्टी में लोहे को गर्म किया और ठोक पीट कर उसे गोल रूप में दे दिया। मोहन पुरोहित खानदान का पुत्र होने के बाद निम्न जाति के काम कर रहा था और धनराम शक की दृष्टि से उसे देखने लगा। अगला प्रश्न है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? देखिए, चैप्टर से ही सारे क्वेश्चन है और चैप्टर के ही क्वेश्चन है। पेपर में तो वन वर्ड में ही आएंगे और ऑप्शन वाले आएंगे, तो आप और इजीली कर लेंगे। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा, आप एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हो, प्लस आपके पास बुक भी है। एक बार आप सेल्फ स्टडी भी कीजिए, बुक रीडिंग ज़रूर कीजिए। किसी भी वीडियो को देखने के बाद बुक रीडिंग ज़रूर 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 कीजिए। हाँ, आपके पास टाइम की कमी है तो आप अवॉइड कीजिए, लेकिन मैं शुरू से ये कहूँगी कि आप बुक ज़रूर पढ़िए, क्वेश्चन आंसर ज़रूर डिस्कस कीजिए, देखिए, कंपेयर कीजिए और अपने व्यूज़ भी रखने की कोशिश कीजिए। तो आपका चैप्टर कभी ऐसा कोई भी चैप्टर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आंसर की ओर बढ़ते हैं कि मोहन अपने गांव का एक होनहार विद्यार्थी था। 5वीं कक्षा तक आते आते मास्टर जी सदा उसे यही कहते कि एक दिन वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा। जब 5वीं कक्षा में उसे छात्रवृत्ति मिली तो मास्टर जी की भविष्यवाणी सच होती नजर आने लगी। यही मोहन जब पढ़ने के लिए अपने रिश्तेदार रमेश के यहाँ लखनऊ पहुंचा तो उसने इस होनहार को घर का नौकर बना दिया। बाजार का काम करना, घरेलू कामकाज में हाथ बटाना, इस काम के बोझ ने गांव के मेधावी छात्र को शहर के स्कूल में अपनी जगह नहीं बनाने दी। इन्हीं स्थितियों के चलते लेखक ने मोहन के जीवन में आए इस परिवर्तन को जीवन का एक नया अध्याय कहा है। यानी उसकी जो कंडीशन, उसकी जो सिचुएशन थी बिल्कुल ही बदल गई। कहाँ क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था और बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। प्रश्न 5 है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवाब के चाबुक कहा है और क्यों? जब धनराम तेरा कपाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने व्यंग्य वचन कहे, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? लेखक ने इन व्यंग्य वचनों का जवाब का चाबुक कहा है। चमड़े का चाबुक शरीर पर चोट करता है, लेकिन जो जुबान का चाबुक है वो मन पर चोट करता है और चोट कभी ठीक नहीं होती। इस चोट के कारण धनराम आगे नहीं पढ़ पाया, उसके अंदर डर, हेजिटेशन आ गई और वह पढ़ाई छोड़कर पुश्तैनी काम में लग गया। कई बार इंसान को जो है ना कॉन्फिडेंस की कमी भी ले डूबती है, लोगों के ताने भी, और उसका मोरल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न 6, बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने किससे कहा? यह कथन मोहन के पिता वंशीधर ने अपने एक संपन्न रिश्तेदार रमेश से कहा। किस प्रसंग में कहा? वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के विषय में चिंता की तो रमेश ने उसे अपने पास रखने की बात कही। उसने कहा कि मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दीजिए, घर में जहाँ 4 प्राणी है वहाँ एक और बढ़ जाएगा और शहर में रहकर मोहन अच्छी तरह पढ़ाई भी कर सकेगा। लेकिन ये बात गलत निकली, उन्होंने उसको अपना नौकर समझा। किस आशय से कहा? यह कथन रमेश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहा गया। बिरादरी के लोग ही एक दूसरे की मदद करते हैं, यानी हम सेम कास्ट के हैं तो आप ही हमारी मदद करेंगे, ऐसा आशय से कहा गया। क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? कहानी में आशय स्पष्ट नहीं हुआ। रमेश ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया तथा मोहन को घरेलू नौकर बना दिया। उसके परिवार ने उसका शोषण किया तथा प्रतिभाशाली छात्र का भविष्य चौपट कर दिया। अंत में उसे बेरोजगार कर घर भेज दिया। अगला है, उसकी आंखों में एक सृजक की चमकती कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? ये वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। किस प्रसंग में कहा गया है? जिस समय मोहन धनराम के ऑफर पर आकर बैठता है और अपना हसुआ ठीक होने जाने पर भी बैठा रहता है और उस समय धनराम एक लोहे की छड़ को गर्म करके उसको गोल घेरा बनाने का प्रयास कर रहा है, पर निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। यह देखकर मोहन उठा और हथौड़े से नपी तुली चोट मारकर उसे सुघाड़ गोले का रूप दे दिया। अपने सगे हुए अभ्यस्त हाथों का कमाल दिखाकर उसने सृजक की चमकती आंखों से धनराम की ओर देखा था। यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? यह कार्य कहानी
का प्रमुख पात्र मोहन करता है, जो एक ब्राह्मण का पुत्र है। वह अपने बाल सखा धनराम को अपनी सुघड़ता का परिचय देता है, अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित नहीं, वरन मेहनतकश और सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना का प्रतीक है। मानो मेहनतकश करने वालों का संप्रदाय जाति से ऊपर उठकर मोहन के व्यक्तित्व के रूप में समाज का मार्गदर्शन कर रहा हो। यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि जो अ, काम है वो जाति के आधार पर डिसाइडेड नहीं होने चाहिए, वो इंसान की काबिलियत के आधार पर डिसाइडेड होनी चाहिए। कि ये ना हो कि अगर कोई पंडित है तो पंडित उसका पुत्र भी पंडित बने, या अगर कोई हार्ड वर्किंग बच्चा है, अगर वो गरीब जाति का है तो वो काम नहीं कर सकता। इस आधार पर कार्यों को नहीं डिसाइड करना चाहिए। तो पाठ अत्यंत सरलता, आशा करती हूँ आपको बड़ी ही सरलता से समझ आया हो। उसके बाद भी किसी तरह का कोई डाउट या कठिनाई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए, और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।